4th पैराग्राफ में हम देखेंगे, अब देखेंगे इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else and this is as it should be. गांधी जी बोलते हैं कि अगर मेरा कथन सही है, अगर जो मैंने कहा है वो सही है, और वो जो बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे लेखक जो भारत के बारे में लिखते हैं कि भारत ऐसा है, भारत की संस्कृति ऐसी, भारत की सभ्यता ऐसी, वो जितनी भी चीज़ें लिखते हैं जो राइटर्स, अगर उनका कथन सही है, उनकी बताई हुई चीज़ें सही है, तो भारत को किसी और सिविलाइजेशन से, किसी और संस्कृति से, किसी और देश से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता अपने आप में ही बहुत अच्छी है। तो हमें दूसरों से सीखने की क्या ज़रूरत है? हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है और ऐसा ही होना चाहिए कि हमें दूसरों से नहीं सीखनी चाहिए। हमारी सभ्यता ही बहुत अच्छी है, इसको बदलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 5th पैराग्राफ में देखेंगे, वी नोटिस दैट द माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। गांधी जी बोलते हैं कि जो हमारा, हमने देखा है कि जो हमारा दिमाग है, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा दिल है, जो हमारा मन है, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी एक बेचैन परिंदे की तरह। बेचैन परिंदे का कहने का मतलब है कि गांधी जी कहते हैं कि इंसान को कुछ भी मिल जाए, उसकी लालच कभी भी ख़त्म नहीं होती। जितना मिलता है ना, उससे ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। जैसे एक बेचैन परिंदा होता है कि वो कुछ भी गया खाने के लिए लेकर आया और बस वो जमा करता जाएगा, वो सोचता है कि कितना ज़्यादा मिल जाए उसे और वो उतना ज़्यादा लेकर के आ जाए, यानी कि उसको जो मिल गया है उसमें खुश नहीं है, वो और ज़्यादा पाने की कोशिश करता है, और ज़्यादा लाएगा और ज़्यादा लाएगा, और जितना ज़्यादा मिलेगा वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, फिर भी संतुष्ट नहीं रहता। उसी तरह से गांधी जी ने बोला है कि एक इंसान का जो मन होता है वो एक बेचैन परिंदे की तरह होता है, बेचैन पंछी की तरह होता है कि जितना ज़्यादा उसको मिल जाता है ना, उससे ज़्यादा पाने की चाहत रखता है। उससे मिलेगा और ज़्यादा पाने की कोशिश करेगा और ज़्यादा मिलेगा, और जितना भी मिल जाएगा वो लास्ट में सेटिस्फाइड होगा ही, संतुष्ट कभी भी नहीं होगा। गांधी जी कहते हैं द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रीडेबल दे बिकम। बोलते हैं गांधी जी कि जितना ज़्यादा हम अपने नशे में चूर होते जाएंगे, जो हमारी लालच है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसमें जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम और ज़्यादा बेलगाम होते जाएंगे, हम पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यानी एक वक्त ऐसा रहेगा कि हम पूरी तरह से उसी लालच में नष्ट हो जाएंगे, हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम अपनी ज़िंदगी को, जो हमारी ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको कभी हम जी ही नहीं पाएंगे। ज़िंदगी का क्या मतलब होता है कि एक ज़िंदगी मिली, उसको अपने अच्छी तरीके से जी लें, लेकिन हम अगर लालच के पीछे जाते हैं कि अगर मेरे पास एक कार है और मैंने देख लिया कि मेरे पड़ोसी के पास दूसरी कार आ गई है, या फिर अगर कोई पड़ोसी है उसके पास बहुत सारी ज्वेलरीज आ गई है, तो उसको पाने की इच्छा रखते हैं और फिर उसको भी पालेंगे तो और ज़्यादा, और कहीं देख लिया मैंने तो और ज़्यादा पाने की इच्छा रखेंगे। इस तरह से हम सिर्फ चीज़ों को ही इम्पॉर्टेंस देंगे, चीज़ों को ही पाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा स्पेशल टाइम है, जो हमारी ज़िंदगी में जो टाइम मिले हैं कि हमें अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने हैं, अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करने हैं, हमें अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉय करना है, बहुत सारी चीज़ें वो करनी है, वो कहीं हम पीछे छोड़ते जाते हैं। यानी अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, बस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उसी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लालच हमारा बढ़ता जाता है और हम अपनी ज़िंदगी को एक दिन तबाह कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. They saw that happiness was largely a mental condition. इसलिए हमारे ancestor, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे रहने सहने के, हमारे जो ज़िंदगी के तौर तरीके के, हमारे जो रहन सहन के तरीके, उनके लिए एक लिमिटेशंस बना दी भाई, तो एक सीमा बना दी कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी इस तरीके से ही जीनी है और यही तुम्हारे लिए सही होगा। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, उस एक्सपीरियंस के बाद ही उन्होंने देखा कि जो खुशी है वो सिर्फ दिमाग में ही एक इमेजिनेशन ही होती है। हम अगर सोच लें कि हम इतने में ही खुश हैं तो हम खुश रह सकते हैं, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। अगर हम ये सोच लें कि ये कम है
अगर थोड़े में ही हम सोच लें कि बहुत है और हम अब खुश रह सकते हैं, तो हम उतने में खुश रह सकते हैं। यानी कि खुशी किसी चीज़ से, किसी वस्तु से नहीं मिलती है, हमारे मेंटल कंडीशन से होती है। अगर हमने सोच लिया कि हम इतने में ठीक है, हम खुश है, तो हम खुश रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मिल जाए और हम सोचें कि भी मेरे लिए कम है, तो हम 6th पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। गांधी जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति इसलिए खुश नहीं हो सकता है कि वो अमीर है, अमीर होने से कोई खुश नहीं रह सकता, और इसलिए दुखी नहीं हो सकता कि वो गरीब है, क्योंकि गरीबी दुख नहीं रहती। हमारे पूर्वजों ने पहले बता दिया कि हमारी जो खुशी होती है, हमारी जो हैप्पीनेस है, वो हमारी मेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम सोच लेंगे कि हम खुश हैं, हम थोड़े में खुश हैं, तो बहुत ज़्यादा हम खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी कि हम खुश नहीं हैं, तो हम खुश नहीं रह सकते हैं, ये क्योंकि हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए गांधी जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए खुश नहीं रह सकता क्योंकि वो अमीर है, और दूसरा व्यक्ति जो गरीब है वो इसलिए दुखी नहीं हो सकता है क्योंकि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। क्योंकि बहुत सारे अमीर व्यक्तियों को देखा गया, अमीर लोगों को देखा गया है कि वो अमीर है फिर भी वो अनहैप्पी है, वो ना खुश है, वो दुखी है। बहुत सारे अमीर लोगों को अक्सर देखा गया है कि वो अनहैप्पी रहते हैं, और गरीब लोग वही देख लीजिए कि वो खुश रहते हैं। तो मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। और गांधी जी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग, यानी मिलियंस लोग हमेशा ही गरीब रहने वाले हैं, वो कभी अमीर नहीं होंगे। यानी गरीबी कभी भी कहीं जाने वाली नहीं है। हम देखेंगे समय बीतता जाएगा, लेकिन गरीबी कहीं नहीं जाएगी, वो गरीब लोग रहेंगे, मिलियंस लोग जो गरीब रहेंगे। तो हम लाखों लोग गरीब रहने वाले, तो हम देखेंगे कि अगर गरीब है तो वो क्या वो खुश नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि हमारी खुशी हमारी मेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम अगर सोच लेंगे कि हम खुश हैं थोड़े से में, तो हम खुश रह सकते हैं। गांधी जी वही बोल रहे हैं कि एक गरीब या अमीर होने से कोई खुश या दुखी नहीं हो सकता है। Observing all these, our ancestors dissuaded us from luxurious and pleasures. ये सब कुछ देखने के बाद हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो दादा परदादा थे, तो उन्होंने क्या किया है कि वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद कि गरीबी में ही हम सुखी रह सकते हैं, अगर हम अमीर होंगे तो हम ज़्यादा इच्छाओं के पीछे भागेंगे, ज़्यादा लालच आएगा और हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने लगेंगे। ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हमें ऐसी ज़िंदगी से, जो लग्जरियस लाइफ है, जो हमारे जो बहुत ज़्यादा शान शौकत वाली ज़िंदगी है, जो लग्जरियस लाइफ है, जो प्लेजर्स लाइफ है, जो बहुत सुखी ज़िंदगी, जिसको हम समझ जाते हैं कि अगर हमारे पास इतना बड़ा सा घर होगा, बहुत अच्छा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, तो हम खुश रह सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी दिखावे वाली चीज़ें होंगी कि फर्नीचर्स बहुत अच्छे अच्छे आलीशान घर है, वो सारी चीज़, अगर हमारे पास बहुत सारे गहने हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर हो तो ही हम खुश रह सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारी एक्सपीरियंस किए हमारे पूर्वजों ने कि ये सारी चीज़ें हमें खुशी नहीं दे सकती है। तो हमें उन सारी लग्जरियस लाइफ से, सारे सुख देने वाली चीज़ों से हमें दूर रखा है, क्योंकि अगर हम उसे यूज़ करेंगे, एक बार उसकी तरफ चले गए, तो हमें उसकी और ज़्यादा चाहत होने लगेगी, इच्छाएँ बढ़ने लगेंगी, लालच में हम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने उससे दूर रखा। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। और हम उसी हल से, जो हमारे पूर्वज हल जोता करते थे, जिससे खेती बाड़ी किया करते थे, एग्रीकल्चर का टाइम, क्योंकि भारत जो है वो किसानों का देश है। तो जैसा हम देखते हैं कि यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, तो हमारे जो दादा परदादा थे वो सभी किसान ही हुआ करते थे। तो उन्होंने जो प्लग, जो चीज़ें, जो हल यूज़ किया था खेती बाड़ी करने के लिए, वही हल का यूज़ तो हम भी करते आए हैं, क्योंकि उसी सारी चीज़ों से, गांधी जी बोलते हैं, वही सारी चीज़ों से हमने भी काम किया है, उसी का यूज़ किया है, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, यानी कि हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वज उसी से किया करते थे। तो जो हमारे पूर्वज हज़ारों साल पहले जो काम किया करते थे, वही काम हम भी करते आए हैं। वी हैव
retained the same kind of cottage that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. और उसी तरह के कॉटेज में, यानी उसी तरह की झोपड़ियों में रहते हुए हैं। अगर हम देखेंगे तो पहले के जो लोग थे वो कच्चे मिट्टी के घरों में रहते थे। आज भी हम देखेंगे अपने आसपास में बहुत सारे कच्ची मिट्टी के घर मिल जाते हैं। गांव में स्पेशली आप जाइए तो कच्ची मिट्टी के घर मिल जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास जो कच्ची मिट्टी के घर थे तो हम उसी में रहते थे। तो हमारे पास जो हम बहुत पहले से बहुत पुराने जो घर हुआ करते थे हमेशा से, वही घर अभी भी हम देखते हैं कि हमें दिया गया है हल जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए हल दिए गए हैं। और हमारी जो रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और जो हमारे स्वदेशी शिक्षाएं थी वो अभी भी बाकी है। हमें अभी भी बताया जाता है कि भाई तुम्हें इस तरह से खेती बाड़ी करनी है, यानी हमारे पूर्वज हमको बता कर गए हैं कि खेती बाड़ी करने का क्या तरीका, यानी स्वदेशी तरीका हमें बताया गया है काम करने का। तो ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दी गई है, जो हल दिए गए हैं, जो हमें झोपड़ी बनाने का तरीका, जो हमें कॉटेज बनाने का तरीका बताया गया कच्ची मिट्टी का, ताकि वो सारी चीज़ें उसमें पर्यावरण के हिसाब से भी सही रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है। हम स्वदेशी शिक्षा को अभी भी उसी तरह से फॉलो करते हैं जैसा पहले किया करते थे। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन नहीं था, कोडिंग कंपटीशन नहीं था, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जो हम दूसरी चीज़ों के पीछे भाग जाए अपनी ज़िंदगी को, कि हमें इस तरह से ज़िंदगी जीनी है, यानी कि लाइफ में कोई कंपटीशन नहीं लाया करते थे हम पहले के टाइम में। अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गई है कि इस तरह से ज़िंदगी जीनी, यानी आप अगर से दूसरे देशों की बात करिएगा तो वो दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी इस तरह से जीनी चाहिए, हमें उस तरह से जीनी चाहिए। जैसे कि आप देख लीजिएगा रशिया और अमेरिका के बीच में हुआ था पूंजीवाद को और समाजवाद को लेकर के, कि उनकी ज़िंदगी जीने का क्या तरीका है। तो हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे लिए पहले ही हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज हैं वो बना कर गए थे कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीनी है। तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ऑलरेडी सिस्टम्स बनाए जा चुके हैं। इज फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेज, और हम जो है पहले से जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया हुआ है खेती बाड़ी करना वही हम करते हैं, अपना ऑक्यूपेशन करते हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर की ऑक्यूपेशन से जो हमारी खेती बाड़ी है वो करते हैं, और हमें डेली जो वेज दिया जाता है, वेज यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो मेहनताना है, जो आपकी मजदूरी है वो दी जाती है। तो हम जो काम करते हैं वो हमें रेगुलर वेज के रूप में उसका पैसा मिल जाता है, कि भाई हमें चार्ज किया जाता है। यहाँ चार्ज मतलब हो गया कि हम जो चार्ज करते हैं, अभी भी आप सुन लीजिएगा कि हम पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो हम जो पैसा लेते हैं वो कैसे लेते थे, गांधी जी बता रहे हैं कि हमें पैसा किस तरह दिया जाता है, किसानों को, मजदूरों को किस तरह से पैसा दिया जाता, वो रेगुलर वेज के रूप में, यानी रेगुलर डेली के मेहनताना के रूप में, मजदूरी के रूप में दे दिया जाता है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट machinery, but our forefather knew that if we set our hearts after such things we would become slaves. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांधी जी बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें मशीनरीज इन्वेंट करना नहीं आता, हमें मशीनों को बनाना नहीं आता। बिल्कुल हमें आता है, लेकिन हमारे जो पूर्वज उनको पता था कि अगर हम एक बार इनमें पड़ गए, अगर हम मशीनें बनाने के पीछे पड़ गए, मशीनों को बनाने के पीछे पड़ गए, तो उनमें ही डूबते चले जाएंगे और वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और हमारी जो मेन चीज़ है, नैतिकता है हमारी, वो कहीं खोती जाएगी। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इन सारी चीज़ों से हमें दूर रखा है कि एक मशीन बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, और मशीनें बनाते जाएंगे, मशीनों का यूज़ करते जाएंगे, और इस तरह क्या होगा, हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। यानी मशीनों को हम बनाएंगे, उसी पर डिपेंड रह जाएंगे और मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। जैसा आप देख लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, वो एक मशीन बनाते हैं, उसके बाद उसकी ज़रूरत फिर होती है,
फिर दूसरी मशीन की डिमांड बढ़ेगी, दूसरा मशीन बनाएंगे वो लोग, और इस तरह क्या करते हैं, सिर्फ मशीनें बनाते रहते हैं, अपना टाइम पूरे मशीनों को देते हैं, मशीनों के गुलाम बने हुए, अपना टाइम अपनी फैमिली को नहीं देते, अपने लोगों को नहीं देते, खुद को नहीं देते। तो इसी तरह से हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि भाई नहीं, हमारे लिए ठीक नहीं है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस मशीन की चक्कर में बढ़ जाएंगी, उसी में फंसी रहेंगी, कभी नहीं निकलेंगी, और इसके गुलाम बनती जाएंगी, एक के बाद दूसरी मशीन इन्वेंट करेंगे। तो ये उनको सही नहीं लगा, क्योंकि इससे क्या होता है, लॉस आवर मोरल फाइबर से क्या होगा, हम अपनी नैतिकता को ही खोते जाएंगे। तो हम अपनी नैतिकता को नहीं खोए, इसके लिए हमारे एंसेस्टर ने हमें मशीनरी बनाने से रोक दिया है, मना कर दिया। देखेंगे हमारे पूर्वज नैतिकता को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को खोने दे, जो हमारे तौर तरीके उसको कहीं पीछे नहीं छोड़ दे। इसी वजह से therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands or feet। उन्होंने बहुत सारे विचार विमर्श किए, बहुत सारी चीज़ें देखी, टेस्ट किया, एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको वही काम करना है जो आप अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं, यानी कि मशीनरी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, उन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। यानी कि हमारे पूर्वजों के अकॉर्डिंग जो मशीनरीज है वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि हम उसके गुलाम बनते चाहते हैं। हम मशीनरीज बनाएंगे, उसका यूज़ करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर यूज़ करेंगे, और उसी के ऊपर डिपेंड रह जाएंगे, अपना काम खुद से करेंगे नहीं। तो हम तो अभी बहुत सारे मशीनरीज यूज़ करते हैं, जैसे आप घर में देख लीजिएगा, वॉशिंग मशीन्स है, ग्राइंडर हो गया, आप बहुत सारे गैजेट्स हैं। अभी तो हम सबसे ज़्यादा डिपेंड मोबाइल फ़ोन पे हो गए, तो वो थोड़ी ज़रूरत वाली चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जब ये ऐसे लिखा गया था, उस टाइम में हमारे भारत में मशीनरीज यूज़ नहीं की जाती थी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देखा था विचार विमर्श करके कि अगर हम मशीनरीज को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आपको वही काम करने हैं जो आप अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं, क्योंकि they saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर हम हाथ पैरों का यूज़ करते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, हम फिट रहेंगे, और हमें किसी तरह की बीमारी नहीं होगी, तो हम इस तरह से स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे। तो उन्होंने देखा कि अगर हम अपने हाथ पैरों का यूज़ नहीं करते, जैसे कि अभी आप देख लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में हाथों पैरों का यूज़ काम करने के लिए नहीं किया जाता है, और उसके बाद काम मशीनरीज करती है, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा जॉगिंग, रनिंग, इस तरह की एक्सरसाइज करना पड़ता है, वर्कआउट करने पड़ते हैं। हमारे भारत में भी जो लोग मशीनरीज के ऊपर डिपेंड है, मशीनरीज का यूज़ करते हैं, उनको भी इस तरह के वर्कआउट करने पड़ते हैं। लेकिन जो लोग अपने हाथ पैरों से काम करते हैं, अपने घर के जो भी काम है वो हाथ पैरों से कर रहे हैं, तो इस तरह की वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका फिजिकल वर्कआउट तो हो ही जा रहा है काम करते ही टाइम। तो हमारे पूर्वजों ने भी तो वही बताया था कि हमें अपने काम जो हाथ पैरों से करने चाहिए, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे।